नमस्कार साथियों। आज हम राजनीतिक विकास के उदारवादी सिद्धांत के बारे में राजनीतिक चिंतक जॉर्ज और F.W. रिग्स के चिंतन के बारे में परिचर्चा करेंगे। तो आइए राजनीतिक विकास के उदारवादी सिद्धांत में जॉर्ज और रिग्स की क्या भूमिका रही है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि राजनीतिक विकास को जॉर्ज ने किस स्वरूप में प्रतिपादित किया है। तो जागराइव के द्वारा अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक पॉलिटिकल डेवलपमेंट ए जनरल थ्योरी एंड लैटिन अमेरिकन केस स्टडीज 1973 के अंतर्गत किया है। जागराइव उन राजनीतिक चिंतकों में शामिल हैं जिन्होंने तीसरी दुनिया के देशों के बारे में राजनीतिक विकास की संकल्पना का केस स्टडी किया है, वह विषय वस्तु अध्ययन किया है और उसके बाद उसने अपने इस संकल्पना को प्रतिपादित किया है कि किस तरह से जो पिछड़े और विकासशील देश हैं वो राजनीतिक विकास के ध्येय या लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जॉर्ज ने राजनीतिक विकास के चार आयाम बताए। उसका ये मानना है कि इन देशों में जो राजनीतिक विकास है वह चार स्वरूपों में हमें देखने को मिलता है और यदि इन चार आयामों का विकास इन विकासशील देशों में हो जाता है तो वे राजनीतिक विकास के ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर एक पर है राजनीतिक विकास एक परिवर्ते के रूप में। जागराइव का मानना है कि यहाँ परिवर्ते जो है एक वेरिएबल्स है, एक चर होता है और उस चर के रूप में अगर राजनीतिक व्यवस्था आगे बढ़ती है तो उसे हम राजनीतिक विकास का पहला कदम मान सकते हैं। जो राज्य है उसको दूसरा परिवर्तन के रूप में कि राजनीतिक दिशा क्या है, जो राजनीतिक व्यवस्था है किस दिशा की ओर गमन कर रही है, क्या वह लोकतंत्र को मजबूत कर रही है या वह लोकतंत्र से दूर जा रही है। प्रक्रिया के रूप में जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करने के निष्पादित करने की जो प्रक्रिया है, क्या वह पारदर्शी है, क्या वह सहभागितापूर्ण है, क्या वह प्रक्रिया अधिक से अधिक लोगों को अपने में समायोजित करती है और इसके साथ इन तीनों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए अन्य पहलुओं के बारे में राजनीतिक व्यवस्था कैसा विचार रखती है और किस तरह उसे ऑपरेट करती है, इनके माध्यम से हम राजनीतिक विकास को समझ सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि इन चार आयामों में कौन कौन से घटक शामिल हैं। पहले आयाम जिसे चर के रूप में देखा गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रूप में देखा गया, डिपेंडेंट वेरिएबल्स के रूप में देखा गया। तो इनका मानना है कि राजनीतिक व्यवस्था पॉलिटिकल सिस्टम या जो राज्य है वह एक अनेक तत्वों पर निर्भर चर है और अलग अलग चर इसको प्रभावित करते हैं। सबसे पहला जो चर है उसे प्रचलनात्मक परिवर्त्य कहते हैं, दूसरा सहभागिता का चर कहते हैं और तीसरा दिशात्मक चर कहा जाता है। ऐसे घटक और तत्व जो राजनीतिक व्यवस्था में ड्राइव की भूमिका का पालन करते हैं या हम कह सकते हैं ऐसे घटक तत्व जो राजनीतिक व्यवस्था में चालक की भूमिका का निर्वहन करते हैं, कि जैसे कोई भी साधन है और उस साधन को चलाने के लिए हमें एक ड्राइवर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ भी जागरेव का कहना है कि जो राजनीतिक व्यवस्था के चालक तत्व होते हैं वो चालक तत्व एक पहले परिवर्ते के रूप में कार्य करते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था को किस तरफ ले जाते हैं। दूसरा जो है वह सहभागिता चर होता है। सहभागिता चर का मतलब होता है कि आम जनता की उसमें क्या भागीदारी है। आम जनता का मतलब यहाँ से उन आम लोगों से है जो बहुसंख्या में या बहुजनों के रूप में राजनीतिक व्यवस्था में शामिल होते हैं। यदि यह सहभागिता, अगर राजनीतिक संस्कृति के बारे में हमने पढ़ा तो उसमें एक संस्कृति को सहभागी राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है या उसको प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ऐसी संस्कृति यदि एक घटक के रूप में कार्य करती है तो वह राज्य राजनीतिक विकास की ओर गमन करता है।
तीसरा घटक तत्व है दिशात्मक। क्या यह केवल सामाजिक विकास की ओर जा रहा है, आर्थिक विकास की ओर जा रहा है, राजनीतिक विकास की ओर जा रहा है, पर्यावरणीय विकास की ओर जा रहा है, समावेशी विकास की ओर जा रहा है, यानी राजनीतिक विकास को प्रभावित करने वाले जो घटक हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था क्या आगे की ओर बढ़ रही है? जैसा पहले हमने जाना कि डेवलपमेंट का मतलब टू मोर प्रोग्रेस से है, और अधिक उन्नति से है, परंतु ये हमें ध्यान रखना है, केवल आगे बढ़ना ही राजनीतिक विकास नहीं है। आगे बढ़ना, इसका मतलब सकारात्मक रूप से आगे की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को राजनीतिक विकास कहते हैं। अन्यथा वह आर्थिक वृद्धि के रूप में या कुछ जो आगे बढ़ने की दिशा है वो आगे नहीं बढ़ती अपितु पीछे की ओर ले जाती है। आगे की ओर बढ़ाए जाने वाला हर कदम विकास नहीं होता, अपितु वह आपको पतन की ओर भी ले जाता है। जैसे हम समझें कि आर्थिक विकास ही कोई राज्य करता रहेगा, तो पैसा होने से या तकनीक और विज्ञान का विकास ही करता रहेगा, टेक्नोलॉजी साइंस होने से उसका मार्गदर्शन या सोशल ड्राइव नहीं मिलेगा। और जब सामाजिक चालक या मोरल ड्राइव नहीं मिलेगा, तो विज्ञान तकनीक का और पैसे का दुरुपयोग होगा। जैसे हिंदी में कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो धन का मतलब यहाँ ड्राइव से है कि अगर जो लड़का या लड़की है अगर वह योग्य है, तो उसके लिए आपको संग्रहण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किस दिशा में वह उसको ले जाएगा उस पर निर्भर है। इसीलिए राजनीतिक व्यवस्था को वह एक दिशा की ओर ले जाने वाला जो डेवलपमेंट है वह विकास नहीं होता, आगे बढ़ाने वाला कदम विकास नहीं होता अपितु पीछे ले जाता है। मान लीजिए कि दो सामाजिक और आर्थिक घटक आगे चले गए और राजनीतिक घटक पीछे रह गया, तो ये राजनीतिक विकास नहीं, हंटिंगटन की लैंग्वेज में इसको पतन कहते हैं। दूसरा चर है राजनीतिक दिशा के रूप में। इस दिशा को कैसे पहचाना जाए? नंबर एक, संरचनात्मक दिशा। जो राजनीतिक व्यवस्था की स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि औपचारिक संरचना की बात करें, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और अनौपचारिक संरचनाओं की बात करें तो परिवार है, मित्र मंडली है, शिक्षण संस्थान है, धार्मिक संस्थान है, आर्थिक संस्थान है, क्षेत्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये तमाम तरह के स्ट्रक्चर्स किस दिशा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं? यूनिसेफ है, यूनेस्को है, डब्ल्यूटीओ है, यूएनओ है, तमाम तरह के नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्या संरचनाएं मजबूत हो रही हैं या संरचनाएं कमजोर हो रही हैं? विश्लेषणात्मक, हमें उस डायरेक्शन का एनालिसिस करना होगा, हमें कंपैरिजन करना होगा, तुलना करनी होगी, ये निष्कर्ष निकालना होगा कि राजनीतिक दिशा राजनीतिक व्यवस्था को आगे की ओर ले जा रही है या पीछे की ओर ले जा रही है। बढ़ाए जाने वाले आगे की ओर कदमों से क्या लोगों को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? जैसे हम समझें कि टैक्स की जो रेट इंक्रीज करने से क्या टैक्स का कलेक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है। तीसरा है संश्लेषणात्मक राजनीतिक दिशा। संश्लेषणात्मक राजनीतिक दिशा का मतलब है कि विश्लेषण करने के बाद हमें यह निष्कर्ष मिलता है कि राजनीतिक व्यवस्था सही दिशा में कार्य नहीं कर रही है या सही दिशा में कार्य कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो उसे हमें परिवर्तित करना है, और यदि सही दिशा में कार्य कर रही है तो अपने संश्लेषण के माध्यम से उसको और गति प्रदान करनी है या उस दिशा की ओर आगे बढ़ने में उसका सहयोग करना है। ये तीन तरह की राजनीतिक दिशाओं के विश्लेषण के स्वरूप हैं। तीसरा तत्व है प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक विकास। यहाँ प्रक्रिया का मतलब है कि जो स्ट्रक्चर कार्य करते हैं वो कार्य किस तरह से करते हैं, उनके कार्य करने का तरीका क्या है, या जो स्ट्रक्चर कार्य करते हैं वो कार्य करने की तकनीक उनकी क्या है। तो यहाँ जो गुराइब ने दो कंपोनेंट बताए हैं, राजनीतिक आधुनिकीकरण और संस्थाईकरण, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। देखिए यहाँ राजनीतिक आधुनिकीकरण का मतलब केवल पश्चिमी देशों की या पाश्चात्य देशों की नकल करना नहीं है। राजनीतिक आधुनिकीकरण का मतलब है
पश्चिमी देशों के उन प्रतिमानों को, मानकों को, मूल्यों को, अभिवर्तियों को अपनाना जिनको अपनाने से एक बेटर सोसाइटी का क्रिएशन हो सके और जिनको स्वीकार करने से राजनीतिक व्यवस्था आगे की ओर बढ़ सके, उसे ही राजनीतिक आधुनिकीकरण कहते हैं। जैसे हम सोचें कि राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेना या सार्वजनिक मुद्दों पर भाग लेना, लेकिन ये भाग लेना केवल अटेंडेंस या उपस्थिति तक नहीं होना चाहिए, अपितु एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए, मुद्दों पर खुलकर बहस होनी चाहिए। केवल भाग लेने से मॉडर्नाइजेशन नहीं है। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि जीन्स और टी शर्ट पहन लेने से मॉडर्निटी नहीं आती है। जब तक जीन्स और टी शर्ट पहनने वाला या वाली लड़का या लड़की मेंटल रूप से अपने सोसाइटी की पार्ट नहीं बनेंगे, उनको मॉडर्न नहीं कहा जा सकता। संस्थाईकरण, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पर विचार करना कि जो कोई भी कार्य है उसका संस्थाईकरण किया जाए, एक इंस्टीट्यूशन के रूप में, एक स्ट्रक्चर के रूप में, पॉलिटिकल सिस्टम का एक पार्ट बने, और वह जिसको हम बिल्डिंग ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसमें अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, सोशल ऑडिट, तमाम तरह की जिम्मेदारियों के साथ या लोगों को सशक्त बनाने वाली संस्थाओं का विकास करना। और चौथा तत्व है परिवर्ते चर के साथ दिशा प्रक्रिया का सामूहिक स्वरूप, यानी कि तीन जो कंपोनेंट बताए हैं, इन तीन कंपोनेंटों का या कंपोनेंट्स का एक बैलेंस स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होना, क्योंकि ये तीनों और इन तीनों से जुड़े हुए विविध पहलू राजनीतिक विकास को प्रभावित करते हैं। ये कहना था जॉक ब्राइब का। दूसरे चिंतक हैं F.W. रिग्स। इन्होंने ल्यूशियन डब्ल्यू पाई, आमंड और पावेल तथा हंटिंगटन के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन किया और उसके बाद उसने राजनीतिक विकास के साथ साथ एक नई संकल्पना दी जिसे डेवलपमेंट ट्रैप या विकास का फंद कहते हैं। जनरली ये इकोनॉमिक थ्योरी है, डेवलपमेंट ट्रैप थ्योरी। उन्होंने हंटिंगटन की छः की अवधारणा, हंटिंगटन ने जो आर्टिकल लिखा पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड डिके, तो पॉलिटिकल डिके के कॉन्सेप्ट को अपनाया। दूसरा ल्यूशियन डब्ल्यू पाई के डेवलपमेंट सिंड्रोम, तीन विशेषताओं को कोलमैन ने डेवलपमेंट सिंड्रोम कहा है: समानता, क्षमता और विभेदीकरण, इक्वालिटी, कैपेसिटी और डिफ्रेंसिएशन। 10 विशेषताएं पाई ने बताई, उनमें से 10 को मिलाकर एक मिक्स स्ट्रक्चर बनाया जिसे डेवलपमेंट सिंड्रोम कहा जाता है। इस आधार पर उसने पाई के समानता और क्षमता के बीच और ल्यूशन पाई के हंटिंगटन के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इनबैलेंस, उसमें बैलेंस और समानता व क्षमता में बैलेंस, इस बैलेंस के प्रयास में जो पिछड़े देश या विकासशील देश हैं वो विकास के ध्येय को तो प्राप्त नहीं कर पाते, अपितु विकास के लक्ष्य की प्रक्रिया में या कोशिश में वो विकास के फंदे में फंस जाते हैं। डेवलपमेंट न होकर उनके लिए ट्रैप बन जाता है। नॉर्मली रिग्स का यह मानना है कि राजनीतिक विकास क्या है? प्रशासन का विकास और लीगल डेवलपमेंट ही राजनीतिक विकास है। प्रशासनिक विकास और विधिक विकास को ही उसने राजनीतिक विकास के रूप में देखा है। उसने हंटिंगटन की धारणा को स्वीकार करते हुए ये बताया है कि पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन और संस्थाईकरण, यानी कि जो पाश्चात्य सभ्यताएं हैं उनके आगे की ओर बढ़ने वाले कदमों को, स्टेप्स को स्वीकार करना और उनको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का स्ट्रक्चर देना, यही राजनीतिक विकास है। तीसरा कि जो पाई ने समानता और क्षमता बताई, विभेदीकरण को वह यहाँ शामिल नहीं करता है, वह केवल इक्वालिटी की बात कहता है और कैपेसिटी की बात कहता है। समानता का मतलब वो कहता है कि वामपंथी विचारधारा की, लेफ्टिस्ट की मांग है कि इक्वालिटी स्थापित की जाए, सब लोगों को समान अवसर मिले शासन पर, सत्ता पर काबिज होने का, शासन चलाने का। जबकि जो दक्षिणपंथी हैं, राइट विंग के हैं, उनका मानना है कि कैपेसिटी या स्टेटस को बरकरार रखे, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। अब रिक्स ये कहते हैं कि इस प्रयास में संतुलन बनाम असंतुलन, यदि उसका ये मानना है कि आधुनिकीकरण और संस्थाईकरण में बैलेंस करोगे
और समानता और क्षमता में बैलेंस करोगे। तो ये बैलेंस या संतुलन तो होता नहीं है, और इस संतुलन के प्रयास में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, और इसी असंतुलन को एफ.डब्ल्यू. रिक्स ने विकास का फंदा कहा है। और यही कारण है कि विकासशील देश जो द्वितीय महायुद्ध के बाद बड़ी संख्या में राजनीतिक रूप से आज़ाद हुए, वो सामाजिक और आर्थिक रूप से गुलाम रह गए, अभी भी गुलाम हैं। और वहाँ समानता और क्षमता एक बड़ी अवधारणा है। इसलिए इन दोनों के बीच संतुलन नहीं स्थापित हुआ। दूसरा, मॉडर्नाइजेशन और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। उन्होंने विकसित देशों की नकल करने की तो कोशिश की है, परंतु इस नकल करने के प्रयास में वो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं बना पाए। या हम देख सकते हैं ओम्बुड्समैन जैसी संस्थाएं, सिविल सोसाइटी जैसी संस्थाएं, लोकपाल जैसी संस्थाएं, लोकायुक्त जैसी संस्थाएं, सीवीसी जैसी संस्थाएं, सीबीआई, ईडी, इलेक्शन कमीशन, तमाम तरह की जो इंस्टीट्यूशन हैं, उनका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं हुआ है। आपने मॉडर्निटी को तो अपनाया, परंतु मॉडर्निटी के जो कंपोनेंट्स थे, एनवायरनमेंट था, उसको नहीं अपनाया। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि ब्रिटेन से हमने लोकतंत्र तो अपना लिया, ऊपर से हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, परंतु संविधान के अनुच्छेदों को कम और उसके पृष्ठों पर जो छायाचित्र हैं उनको ज़्यादा मानते हैं। और इसी के साथ लोकतंत्र को तो ज़्यादा मानते हैं, लेकिन लोकतंत्र के गुणों को नहीं मानते हैं, डेमोक्रेटिक वर्च्यू को नहीं मानते हैं। ये भारत की बात नहीं, भारत विकासशील देशों में सबसे आगे है, परंतु भारत और भारत के जो पिछड़े देश हैं, वो कभी भी विकसित राज्य के ध्येय को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि वे इन चारों में संतुलन स्थापित नहीं कर सकते। और रिग्स का ये मानना है कि विकासशील देश इस बैलेंस के प्रयास में इनबैलेंस कर बैठते हैं, और इसीलिए वो विकसित राज्य कभी भी नहीं बन सकते। यदि वो बैलेंस करें तो बन सकते हैं, और बैलेंस का तरीका यही है कि वो मॉडर्नाइजेशन के साथ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को बैलेंस करें और इक्वालिटी के साथ कैपेसिटी को बैलेंस करें। नेक्स्ट व्याख्यान में हम हंटिंगटन के राजनीतिक चिंतन के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।